उसका हाथ बटाए, लेकिन पति कोशिश भी किया, जॉब भी कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उसने क्या किया कि एक प्रेशर डेवलप करने के लिए उसने दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण, घरेलू हिंसा जैसे केस उसने फाइल कर दिए। पति ने अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए हमारे यहाँ के आगरा जिले के काफी नामचीन अधिवक्ता को उन्होंने नियुक्त किया। लेकिन नमस्ते भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। आज हम आपको एक ऐसे मैटर के बारे में बताएंगे जिसमें कि पत्नी ने अपने आप को घरेलू महिला बताया, लेकिन वो लाखों रुपए कमा रही है और लाखों रुपए का एटीआर जमा कर रही है। तो ऐसे केस में किस तरीके से ये मेरे पास केस आया और किस तरीके से मैंने उस पति को बचाने का प्रयास किया, ये पूरी कहानी मैं आज आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास में जो काफी उलझे हुए होते हैं, जिनमें कि पतियों को समझ में नहीं आता है कि कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने काम करना शुरू किया, और लोगों के लिए मैं हमेशा काम करता रहा हूँ, और कोशिश यही रही है कि किसी भी तरीके से परिवारों को बचाया जाए, पुरुषों को बचाया जाए। ये मुहिम हमारी बहुत सालों से चल रही है, और अब मैं जैसे कि प्रोफेशन में हूँ एज ए एडवोकेट, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, पतियों की तरफ से हम पक्ष न्यायालय में रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए। तो ऐसे ही एक मामला आया जिस जो कि करीब 5 साल पीछे से चल रहा था, और उसमें किसी भी तरीके की कोई सुनवाई पति की नहीं हुई, और पूरी तरीके से महिला के पक्ष में आदेश किए गए, सारे प्रूफ लगाए गए, सारी चीजें लगाई गई। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ पति को नहीं दिया गया। एक्चुअली क्या है कि ये जो मानसिकता है ना लोगों की, कि महिलाएं आज भी पीड़ित हैं। जब ये कानून बने थे तो उस टाइम पे ये महिलाएं वास्तव में कमजोर थी, इनकी हालिया स्थिति वास्तव में कमजोर थी, और इसी कमजोरी को देखते हुए कानून में इनको मदद दी गई, इनको सशक्त करने की कोशिश की गई। उस टाइम पे ये कानून बनाए थे। लेकिन आज की जो महिला है ना, बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट को होल्ड करके बैठी हुई हैं, अच्छा इनकम कमा रही हैं, लेकिन फिर भी आज अशाई की तरह न्यायालय में खड़ी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि ये जो दहेज कानून है और ये जो कानून है जो महिला के पक्ष में बनाए गए हैं, इनके पूरी तरीके से दुरुपयोग करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए, पतियों को ब्लैकमेल करने के लिए, एक मुश्त रकम के नाम पे तलाक लेके घर तोड़ने के लिए, ये सारी चीजें आज आजमाई जा रही हैं। पूरी तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही दुरुपयोग करने के लिए अदालत में कोई भी महिला गलत तरीके से तथ्यों को पेश करती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग पीड़िता भी हैं, कुछ महिलाएं पीड़ित भी हैं जिनके साथ में मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन माफ करना, लेकिन मैंने जो अब तक देखा है वो अधिकांश महिलाएं जो हैं वो कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसे ही केस में क्या हुआ कि एक 6 साल पहले शादी होती है, और सोशल मीडिया के मार्फत ये शादी होती है। पति बाहर का रहने वाला है अपने स्टेट का ही, लेकिन बाहर का रहने वाला है, लखनऊ का रहने वाला है, और पत्नी जो है वो आगरा की रहने वाली है। और पत्नी चाहती थी कि किसी तरीके से जो पति है हमारे साथ में रहे, हमारे साथ हमारे कारोबार में उसका हाथ बटाए। लेकिन पति कोशिश भी किया, जॉब भी कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उसने क्या किया कि एक प्रेशर डेवलप करने के लिए उसने दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण, घरेलू हिंसा जैसे केस उसने फाइल कर दिए। पति ने अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए हमारे यहाँ के आगरा जिले के काफी नामचीन अधिवक्ता को उन्होंने नियुक्त किया। लेकिन देखा गया कि उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सब लोग मुंह पे बोलते हैं कि नहीं, आपकी पत्नी है, आपको भरण पोषण देना है, आपने गलत किया होगा। सब लड़के कोई आरोप लगाते रहे। वो जो पति था वो आना जाना बंद कर दिया, कोर्ट में आता अपनी पैरवी करने। तो उसके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं, सारी चीजें, क्योंकि जो पत्नी पक्ष जो है ना बहुत मजबूत पार्टी है। ऐसी स्थिति में
5 साल 6 साल केस चलता रहता है, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती, पति को कोई रिलीफ नहीं होता है। पति जब भी आता है तो यहाँ पे लोकल लोगों से उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो उसके जो वकील साहब हैं, वो पूरी तरीके से असहाय जैसे महसूस हो जाते हैं, और वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो पाती। उसके बाद में आदेश हो जाते हैं कोर्ट में। पत्नी ने झूठ बोला कि हम घरेलू महिला हैं, हम ये कोई काम नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। उसने 50 तरीके की चीजें उसमें झूठ बोल दी। उसने लड़के ने काफी एविडेंस लगाए, अपने सारे एविडेंस लगाए, सारी चीजें लगाई, लेकिन अदालत ने बिल्कुल नहीं सुना। ये ट्रेडिशन है, अदालत पति पक्ष को सुनना नहीं चाहती है। पति पक्ष अदालत की नजर में एक धनवान और एक पैसे वाली पार्टी नजर आती है, क्योंकि फैमिली मैटर्स में ये कहा गया है कि पति का सक्षम होना बहुत जरूरी है, और कोई भी अदालत इस चीज को जोर नहीं देती कि पति सक्षम है या नहीं, ये देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 का सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 जो है, उसमें कहा गया है कि ट्रुथ शब्द को यूज किया गया है, सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। जो आरोप लगाए गए हैं उसकी सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, सत्यता के आधार पर ही कोई भी मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए या कोई भी केस आगे चलाया जाना चाहिए, खास तौर पे फैमिली मैटर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो एविडेंस हैं उनको दरकिनार किया जाता है। एविडेंस को नकारते हुए आदेश पारित कर दिया जाता है। आदेश जैसे ही पारित होता है तो क्या होता है कि महिलाओं की एक टेंडेंसी है कि अगर 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपये अगर मेंटेनेंस बांधा गया है तो हर महीने वो देता रहेगा पति। तो इन्होंने क्या किया है कि लोड डालने के लिए, उसके ऊपर वर्डन डालने के लिए क्या करती हैं कि 5-6 महीने इकट्ठा कर लेती हैं उसको, अदालत के आदेश को देखती रहती है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही पैसा इकट्ठा हो जाता है 5-6 महीने का, साल भर का है, तो ये क्या करती है, रिकवरी फाइल करती थी, ताकि कि जो रिकवरी है वो पति देने में सक्षम ना हो पाए और पुलिस उसको जाके बार बार उसको परेशान करे या उसको अरेस्ट करके लेके आए। ये टेंडेंसी है, आप कभी भी देखना, अगर मेंटेनेंस का कोई भी आदेश होता है तो महिला क्या करती है, ऑर्डर को कॉम्प्लायंस कराने के लिए तुरंत नहीं डालेगी। वो 2 4 6 महीने 10 महीने इंतजार करेगी, उसके बाद में कॉम्प्लाइटर, क्योंकि 4-6 महीने का इकट्ठा पैसा हो जाएगा और वो पति के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा, और जब नहीं दे पाएगा तो पुलिस उसके दरवाजे बजाएगी, वसूली करवाएगी। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो वसूली कराई जाती है पुलिस के द्वारा, पुलिस को सिविल कोर्ट की तरह कार्रवाई करने का, धन वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस धन वसूली नहीं कर सकती है। ये जो आदेश किए जाते हैं कॉम्प्लायंस कराने के लिए कि नहीं, संबंधित एसपी को या संबंधित कमिश्नर को या संबंधित थाना अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है कि वसूली करके लाओ, ये पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है। और इसके संबंध में कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद बन सकते हैं। लेकिन मैं जजमेंट्स पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं एक्ट पे और सेक्शन पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, जो कि कानून में है, और कानूनी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। क्योंकि जो जजमेंट्स हैं वो बदलते रहते हैं, मेरिट टू मेरिट चीज़ें बदलती रहती हैं। होता है क्या है कि ये चीज़ें जब चलती रहती हैं तो काफ़ी साल बीत जाते हैं। तो जो भाई थे उनको किसी के थ्रू मेरे बारे में पता चलता है कि यार आगरा में आपके केस चल रहे हैं, आप एक बार ब्रह्मदत्त भाई से मिलो। वो भाई आते हैं मेरे पास में लखनऊ से, हम लोग मिलके बैठ के बातचीत करते हैं, उनसे उनके जितने भी कागज होते हैं वो सारे कागज निकलवाते हैं कोर्ट से। स्टडी करता हूँ मैं, वो मुझे उसका पैसा देते हैं, जाहिर सी बात है मैं थोड़ा और इंटरेस्ट लेता हूँ। देखता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे झूठी मिली, जैसे इनकम का। तो मैंने उनसे सिंपल सा ये पूछा कि आपकी पत्नी करती क्या है। बोले हमारी पत्नी जो है ना, वो एक अवैध तरीके से सट्टा व्यापार का काम करती है और सबको गुमराह करती रहती है। कई बार अ, उसके ऊपर रेड भी पड़ी, लेकिन अच्छा खासा पैसा है इसलिए सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है। तो मैंने क्या किया, मैंने एडवाइस दी कि किसी तरीके से आपको उसके आईटीआर निकालने चाहिए, उसके जो उसने जो कंपनियां जो स्टार्ट की थी वो निकालनी चाहिए, इसके बैंक खाते जो हैं उसकी डिटेल्स निकालनी चाहिए। कुछ चीज़ें अपने हाथ में आई, आने के बाद में बोला कि नहीं ये चीज़ें हमने निकाली। मैंने कहा इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से आप 2 नंबर से निकलवा लेते हो, ये सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिंपल सा हमने क्या किया, हमने उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई कराने के लिए हमने देखा कि हर साल कभी 13 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 44 लाख रुपए का आईटीआर जमा किया जा रहा है। और बहुत चालाक महिला है,
बहुत चालाक महिला है। आईटीआर जमा किया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही। ये चीजें जब मेरे सामने आई तो मैंने उस पर कार्रवाई की। जैसे ही मैंने कार्रवाई की तो सारी चीजें फिर वहां तितर बितर हो गई। मतलब वो महिला टेंशन में आ गई, परेशान हो गई, उसके पीछे जांचें बैठ गई। जांचों में जब सामने आई चीजें, तो क्योंकि हमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें केवल एक क्लू चाहिए था कि आखिर में ये करती क्या है। उसके बाद में आगे हमें अब कार्रवाई करनी है कि उसने अदालत में जो झूठ बोला है कि वो घरेलू महिला है और कोई कुछ कार नहीं जानती, कुछ करना नहीं जानती। अब इसी के आधार पे जो जांच रिपोर्टें जो कलेक्ट हो रही हैं, वो जांच रिपोर्ट के आधार पे इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। धोखाधड़ी का, बेईमानी से न्यायालय में मुकदमा डाला गया, ये सारी चीजें हुई। गलत तरीके से आदेश किया गया, गलत तरीके से आदेश लिया गया। ऐसी कार्रवाइयां करनी है और ये आगरा अदालत का ही मामला है। और इसमें हमने पूरी तरीके से हमने उस बंदे की मदद करने की कोशिश की है और पूरी तरीके से हम निस्वार्थ इसमें मदद कर रहे हैं। अगर आप लोगों के मुकदमे भी अगर आगरा कोर्ट में अगर चल रहे हैं तो आप लोग एक भाई की तरह आप लोग हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए। और आपके केस में अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं, कोई चीज कंसील की जा रही है तो आप तुरंत उसको देखें, चेक करें, अपनी पत्नी का पूरा हिस्ट्री निकालें कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि आप जाके उसके घर पे खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर का काम करने लगे बाई साइड किस कोई। आप केवल क्लू लें, जानकारी आपको पता चल जाएगी। आप और मैंने एक ऐसे ही मामले में, मेंटेनेंस के मामले में मैंने क्या किया था, मेंटेनेंस हो गया था, मैंने अदालत से बोला कि हम अकाउंट में पैसा देना चाहते हैं। तो तुरंत उस कंडीशन में महिला जो है ना तुरंत बोल देगी हाँ ठीक है मैं अकाउंट नंबर दे रही हूँ। अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर जैसे ही आया तो उसके अकाउंट की जब डिटेल्स कोर्ट द्वारा जब निकलवाई गई तो उसमें पूरा का पूरा 20,000 रुपये, 25,000 रुपये उसमें हर महीने लगातार आ रहे थे। तो ऐसी चीजों पे आपको करना है, अदालत के थ्रू ही आपको जाना है, प्रोसीजर से जाना है। ऐसा नहीं है कि अदालत आपको नहीं सुन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर भी अदालत नहीं आपको सुनेगी। कोई ना कोई आपको सुनेगा, लेकिन ईमानदारी से। ये जो फेसबुक पे जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमें ये चीजें पता चल गई हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हाल में ही मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें कि गुमराह करने वाली पोस्ट थी, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिए, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में ना आप लोग गला सलाह पे आप अपने आप को बहुत बड़ा मुसीबत में डाल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अदालतें हैं, समाज है, सारी तरीके से आप लोगों के खिलाफ है, आपकी सुनना नहीं चाहता है कोई। महिला महिला की सुनना चाहता है। और ऐसे में अगर आप गलतियां करेंगे तो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। बाकी का अगर आप लोगों को अगर संपर्क करना हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें उसमें दी हुई है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।